हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर्स, यानी कि लेटर मुगल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। पहले पार्ट में हम लोग जो पहला हमारा पार्ट है उसमें हम लोग बाबर से लेकर के औरंगजेब तक की बातों को पढ़ते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हैं। और जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम लोग उनसे बाद वहाँ के बाद से शुरू करते हैं, बहादुर शाह प्रथम से लेकर के बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर तक। ये सेकेंड पार्ट में इसको लेटर मुगल्स या डिक्लाइन ऑफ मुगल्स एम्पायर है। इसमें क्या होता है कि जो मुगल रूलर्स जो होते हैं, जो मुगल शासक होते हैं, वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं पहले पार्ट की तुलना। अगर पहले पार्ट में हम बात करें तो बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, ये काफ़ी बड़े नाम थे। लेकिन जो सेकेंड पार्ट में हम लोग देखते हैं नाम, वो फर्रुखसियार हो, अहमद शाह हो, मोहम्मद शाह हो, ये इतने मजबूत शासक नहीं थे। और इसी कारण से कहीं ना कहीं भारत में एक बहुत बड़ा योगदान हो जाता है कि मुगल साम्राज्य का जो पतन था, इसी कारण से अंग्रेजी सत्ता का विकास हुआ, क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड पावर जो भारत में थी वो कमजोर पड़ गई थी और अंग्रेजों ने इसका पूरा पूरा फायदा उठाया। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं अपना जो टॉपिक है उसको। क्या होता है कि औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है 1707 में, 3 मार्च 1707, ये कई बार डेट पूछा गया है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई है, तो 3 मार्च 1707। और ये भी पूछा गया है कि कहाँ हुई है मृत्यु, तो अहमदनगर के किले में, महाराष्ट्र के अहमदनगर के किले में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 3 मार्च 1707। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसका जो साम्राज्य था उसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया, उसके अंपायर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जैसा कि उसके द्वारा पूर्व नियोजित था। उसने मृत्यु से पहले ही अपना जो विल होता है, वसीयत होता है, वो तैयार कर दिया था और अपने साम्राज्य को 3 भागों में, अपने 3 बेटों में बराबर बराबर बांट दिया था। पहला जो बेटा होता है उसका मुअज्जम, मुअज्जम को उसने 12 सूबे दिए और दिल्ली का भी प्रांत दिया। सूबे जो थे वो जिला कहा जाता था। सूबा वो छोटे छोटे प्रांत से जो छोटे जगह होते थे उसको सूबा कहा जाता था। तो 12 सूबे और दिल्ली का जो क्षेत्र था वो मुअज्जम को दिया। जो उसका दूसरा बेटा था आजम, आजम को उसने आगरा का क्षेत्र दिया, मालवा का क्षेत्र दिया, गुजरात का क्षेत्र दिया, और जो डेक्कन रीजन था यानी कि वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी घाट के आसपास का जो क्षेत्र था उसमें से कुछ क्षेत्र आजम को दे दिए। और जो उसका तीसरा बेटा था कामबख्श, कामबख्श को उसने साउथ इंडिया के क्षेत्र दिए, बीजापुर, हैदराबाद और दक्कन का क्षेत्र, जो कि आजम के देने के बाद बचा हुआ क्षेत्र था, वो इसको दे दिया। तो तीनों बेटों में उसने अपने अपने साम्राज्य को डिवाइड कर लिया। तो उसने अपने हिसाब से तो प्रॉपर डिवाइड किया था, लेकिन उसके जो बेटे थे, उसके जो पुत्र थे, वो इस चीज से संतुष्ट नहीं थे। हर कोई चाह रहे थे कि पूरा पूरा साम्राज्य जो हो उस पर उनका वर्चस्व हो, उनका अधिकार हो। और इसी कारण से जो उत्तराधिकार की लड़ाई होती है वो इन तीनों के बीच आपस में एक दूसरे का साम्राज्य हड़पने के लिए स्टार्ट हो जाती है। तो आगे देखते हैं। कोई भी प्रिंस सेटिस्फाइड नहीं थे और एक दूसरे का एरिया वो कैप्चर करने का कोशिश कर रहे थे। इसी कोशिश में क्या होता है कि बैटल ऑफ जजाऊ, बैटल ऑफ जराऊ, जिसका की डेट है 1707, 18 जून 1707। इसके तहत क्या होता है कि मुअज्जम, जो कि औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा है, वो और आजम, जो उसका दूसरा बेटा होता है, इन दोनों के बीच युद्ध होती है जजाऊ में। और इसमें जो होता है कि आजम की हार हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। बैटल ऑफ जजाऊ 18 जून 1707 आजम और मुअज्जम के बीच में होती है, और आजम की इसमें हार होती है और मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से जो आजम का जो क्षेत्र था, उसके जो टेरिटरीज थे, वो मुअज्जम के कब्जे में आ जाते हैं। तो ये बैटल ऑफ जजाऊ, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि बैटल ऑफ जजाऊ किस चीज से संबंधित है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के युद्ध से संबंधित है। ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब आता है नेक्स्ट, बैटल ऑफ बीजापुर, बीजापुर का युद्ध। ये जनवरी 1709 की घटना है, बीजापुर का युद्ध। इसमें क्या होता है कि मुअज्जम, जो कि जीता हुआ राजकुमार रहता है, वो और औरंगजेब का तीसरा पुत्र कामबख्श, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और मुअज्जम इसमें भी जीत जाता है, वो कामबख्श को हरा करके और उसकी मार देता है। और जब इसकी भी मृत्यु हो जाती है बैटल ऑफ बीजापुर के बाद, तो औरंगजेब के जो दोनों छोटे पुत्र रहते हैं उनके टेरिटरीज पे किसका कब्जा हो जाता है, उसके बड़े बेटे मुअज्जम का।
और इस तरीके से मुअज्जम के पास पूरा साम्राज्य आ जाता है। और पूरा साम्राज्य आने के बाद वो खुद को मुगल बादशाह डिक्लेयर करता है, और मुगल बादशाह जब डिक्लेयर करता है तो वो खुद को एक नाम देता है। वो मुअज्जम के नाम से बादशाह नहीं बनता है, बहादुर शाह प्रथम नाम से वो खुद को मुगल बादशाह घोषित करता है। उसका जो कार्यकाल था वो 1707 से 1712 का था। 1707 से 1712 का उसका कार्यकाल था, और 63 वर्ष की उम्र में वो राजा बनता है। अब कोई व्यक्ति अगर 63 वर्ष की उम्र में राजा बनता है तो वो साम्राज्य के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यूथ लीडर्स को आगे आना चाहिए, और यूथ की कमी हो गई थी मुगल साम्राज्य में। इसने हालांकि कुछ अच्छे काम किए। औरंगजेब की जो ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी थी, जो कि औरंगजेब की जो कट्टर नीतियां थी, उसको उन्होंने परिवर्तन किया, और जो हिंदू सरदार्स थे, जो कि हिंदू लोकल रूलर्स थे, उनके साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। इसके समय में एक और महत्वपूर्ण घटना है कि बंदा बहादुर, जो कि गुरु गोविंद सिंह के समर्थक थे सिख धर्म के, उसके साथ इसका संघर्ष हुआ, उसके साथ बहादुर शाह प्रथम का। इसके कार्यकाल में एक और इंपॉर्टेंट घटना है डच रिप्रेजेंटेटिव। डच के जो प्रतिनिधि मंडल थे वो 1711 में बहादुर शाह प्रथम के दरबार में आते हैं, और ये जो डच प्रतिनिधि मंडल होता है इसका नेतृत्व जेसुआ केटलार करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में, कि डच प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, तो जेसुआ केटलार कर रहे थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक इतिहासकार होते हैं जिनका नाम होता है सिडनी। एक इतिहासकार है सिडनी, उन्होंने कहा था कि बहादुर शाह प्रथम आखिरी ऐसे मुगल शासक थे जिनके बारे में कुछ अच्छा कहा जाता है। लास्ट मुगल रूलर अबाउट हुम समथिंग गुड कैन बी सेड। ये सिडनी की वक्तव्य है, सिडनी का ये कथन है। ये पूछा गया है कि किस इतिहासकार ने बहादुर शाह प्रथम के बारे में ये कहा है कि वो आखिरी मुगल शासक थे जिनके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है, तो सिडनी हो जाएगा। तो ये बहादुर शाह प्रथम से इतनी घटना। हमने देखा कि कैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ उसमें दोनों बेटों को हरा करके बहादुर शाह प्रथम यानी कि मुअज्जम वो आगे आया। अब बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद क्या होता है कि उसके जो बेटे होते हैं उनके बीच भी गृह युद्ध शुरू हो जाता है, सिविल वार शुरू हो जाता है। उसके जो 4 बेटे होते हैं, जहांदार शाह, अजीम उस्सान, रफी उस्सान और जहान शाह। लेकिन इसी बीच एक जुल्फिकार खान नामक व्यक्ति की एंट्री होती है। ये कुशल सैन्य नेतृत्व करता होता है। ये क्या करता है कि बहादुर शाह प्रथम के जो सबसे बड़े बेटे होते हैं जहांदार शाह, उसकी ये मदद करता है, और उसको मदद करके बाकी सारे भाइयों को रास्ते से हटा देता है, और उसको अगला बादशाह घोषित करता है, या फिर उसको अगला बादशाह बनाने में मदद करता है। किसको? बहादुर शाह को, जहांदार शाह को। और चूंकि इसने उसकी मदद की थी तो ये खुद गवर्नर बन जाता है, उस प्रांत का गवर्नर बन जाता है। कौन? तो जुल्फिकार खान। अब आते हैं जहांदार शाह के बारे में। तो जहांदार शाह जो है उसको एक उपनाम दिया गया था, या उसको इस नाम से भी जानते हैं, लंपट मूर्ख। और ये क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम में पूछा गया है कि किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं, तो जहांदार शाह को जानते हैं। इसने क्या किया कि अपने जो पड़ोसी थे, अपने जो पड़ोसी राजा थे, जो अलग, चाहे वो हिंदू राजा हो या किसी और राजा हो, उनको ये उपाधियां देता था ताकि उनके साथ कोई भी दोस्ताना व्यवहार बना रहे और कोई भी खतरा ना हो, कोई भी आक्रमण का। इसी क्रम में इसने जो था क्या किया कि जय सिंह जो एक राजा थे उनको मिर्जा राजा की उपाधि दी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जहांदार शाह ने किस राजा को मिर्जा राजा की उपाधि दी, तो जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी और उसको मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। तो जय सिंह के साथ ये घटना हुई। अगला जो है वो है अजीत सिंह, जो कि मारवाड़ का रूलर था। मारवाड़ क्षेत्र का जो शासक था अजीत सिंह, उसको इन्होंने क्या किया, महाराजा की उपाधि। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह को और महाराजा की उपाधि अजीत सिंह को। जय सिंह कहाँ का शासक था? तो मालवा का। और अजीत सिंह कहाँ का शासक था? तो मारवाड़ का। इसके काल की एक और प्रमुख घटना थी कि उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर जो हिंदुओं के ऊपर एक धार्मिक कर लगाया जाता था, उसको इसने समाप्त कर दिया।
किसने? तो जहांदार शाह ने। अब अगला देखते हैं। इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है फर्रुखसियार। इसका जो कार्यकाल है वो 1713 से 1719 का है और इसको भी एक नाम से जाना जाता है, वो है घृणित कायर। तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है और फर्रुखसियार को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। ये काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में। फर्रुखसियार जो शासक बनता है उसमें उसकी मदद सबसे ज्यादा सैयद ब्रदर्स ने की थी। हम लोगों ने जब मराठा पढ़ रहे थे हम लोग, तो उस दौरान इस व्यक्ति का नाम आया था सैयद ब्रदर्स का। तो ये सैयद ब्रदर्स कौन है? तो अब्दुल्ला खान और हुसैन खान नाम के दो भाई थे। इनको किंग मेकर्स के नाम से जाना जाता है। ये खुद राजा नहीं बने, लेकिन उन्होंने काफी सारे मुगल बादशाहों को राजा बनाया। तो ये सैयद ब्रदर्स जो थे उनको किंग मेकर्स के नाम से जाना जाता है और कभी कभी दोनों का असली नाम भी पूछ देता है। तो अब्दुल्ला खान और हुसैन खान इनका नाम था। इन्होंने फर्रुखसियार को राजा बनाने में काफी मदद की थी। अब फर्रुखसियार का एक और पॉइंट क्या है कि वो रिलीजियस टॉलरेंस यानी कि धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत को वो अपनाया और दूसरे धर्म के खिलाफ बहुत ज्यादा कट्टर विचारधारा उसने नहीं रखा और न ही कोई ऐसा कार्य किया। इसने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी। जो सवाई जयसिंह के नाम से जिस राजा को हम लोग आज जानते हैं, उसको जय सिंह ने को सवाई की उपाधि फर्रुखसियार ने दी थी। उसके बाद क्या होता है, इसके कार्यकाल की जो एक सबसे इंपॉर्टेंट घटना थी वो थी 1716 में बंदा बहादुर को फांसी दिया गया था। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मुगल बादशाह के कार्यकाल के दौरान बंदा बहादुर को फांसी दी गई थी? तो वो फर्रुखसियार है और ये फांसी दिल्ली में दी गई थी 1716 में। और 1717 में इसके कार्यकाल में एक ऐसी घटना होती है जो आगे चल के भारत का पूरा इतिहास बदल देती है। इस 1717 में क्या होता है, वो एक शाही फरमान जारी कर देता है। किसको? अंग्रेजों के हित में एक शाही फरमान जारी कर देता है टैक्स फ्री ट्रेड के लिए। और ये टैक्स फ्री ट्रेड कहाँ होगा? तो जितने भी मुगल के क्षेत्र हैं, मुगल के आधिपत्य वाले जितने भी क्षेत्र हैं, उस सारे क्षेत्रों पे शाही फरमान जारी करके टैक्स फ्री ट्रेड यानी कि कर मुक्त व्यापार का अधिकार अंग्रेजों को दे देता है। और ये काफी बड़ी घटना थी। इसी के कारण ब्रिटिश काफी ज्यादा आगे बढ़ गए थे। अब फर्रुखसियार के मरने के बाद जो अगला मुगल बादशाह आता है वो आता है रफी-उद-दरजात। रफी-उद-दरजात का कार्यकाल बहुत ही छोटा था, 24 फरवरी से लेकर के 4 जून तक, लगभग 4 महीनों का उसका कार्यकाल था। ये पूछा भी जाता है कि किस मुगल बादशाह का कार्यकाल सबसे छोटा था, तो वो रफी-उद-दरजात का माना जाता है। उसके बाद जो अगले मुगल बादशाह आते हैं वो है रफी-उद-दौला। रफी-उद-दौला का कार्यकाल भी काफी छोटा है, 6 जून से 17 सितंबर 1719 का कार्यकाल है। और इसके कार्यकाल के में कुछ खास ऐसी घटना नहीं हुई थी। बस एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि शाहजहां द्वितीय की उपाधि किस मुगल बादशाह ने ली थी? तो रफी-उद-दौला ने ली थी। रफी-उद-दौला ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि ली थी। और रफी-उद-दरजात से एक ही क्वेश्चन है, वो है निकुशियर का विद्रोह। जो निकुशियर का विद्रोह है वो रफी-उद-दरजात के कार्यकाल की घटना है। अगला जो है वो देखते हैं मोहम्मद शाह। इसके कार्यकाल में काफी सारे इंपॉर्टेंट घटना हुए जो कि हमारे हिस्ट्री को बदल देने वाली घटना थी। तो पहले तो इसका पूरा नाम जो था वो था मोहम्मद शाह रंगीला। ये इसके कार्य जो भी इसकी कार्य प्रणाली थी, जो इसका बिहेवियर था, उसको देख करके ये उपाधि इसको दी गई थी। मोहम्मद शाह रंगीला ये उपाधि था इसका। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो कार्यकाल था वो 1719 से 1748 का था। हालांकि इसको रंगीला की उपाधि दी गई थी, लेकिन इसका जो उपनाम था यानी कि रियल नेम जो था वो था रोशन अख्तर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस मुगल बादशाह का असल नाम, रियल नेम रोशन अख्तर था। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि नादिर शाह का जो आक्रमण था 1739 में, वो मोहम्मद शाह के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। मोहम्मद शाह के कार्यकाल के दौरान 1739 में नादिर शाह का भी अटैक हुआ था। सैयद ब्रदर्स यानी कि सैयद बंधु जो थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन खान, उनकी हुई मृत्यु मोहम्मद शाह रंगीला के कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। तो हम देख सकते हैं कि सैयद बंधु जो कि किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं, उसने फर्रुखसियार को राजा बनाया, उसके बाद उसकी हत्या भी कर दी थी। लेकिन मोहम्मद शाह के कार्यकाल आते आते इनकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद शाह रंगीला के कार्यकाल में एक काफी इंपॉर्टेंट जो घटना ये हुई, राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट। और ये जो राइज था वो मुगलों के कमजोर होने में आखिरी कील साबित हुई, आखिरी अटेम्प्ट था। क्योंकि जो भी क्षेत्रीय शासक थे, जो भी ऑटोनोमस जो स्वायत्त राज्य थे, या फिर वो बंगाल हो,
हैदराबाद हो, अवध हो, ओडिशा हो, इन सब के क्षेत्र में जो मुगल के गवर्नर्स नियुक्त किए जाते थे वो खुद को स्वायत्त घोषित कर दिए, जिनका कि कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि हैदराबाद के चिनकिलिच खान, ये जो चिनकिलिच खान थे ये खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिए, स्वायत्त घोषित कर दिए। शादत खान जो कि अवध के गवर्नर थे, अवध के प्रांत के राज्यपाल थे, वो खुद को स्वायत्त घोषित कर दिए। इसी तरीके से बंगाल भी मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में, और बिहार ओडिशा भी उस वक्त इसका ही पार्ट था। तो ऐसे कुछ जो स्वायत्त राज्य थे, ऑटोनोमस स्टेट थे, उनका काफी ज्यादा राइज हुआ, और ये जो चूंकि राइज हुआ तो सेंट्रल अथॉरिटी मुगल की कमजोर हुई। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अहमद शाह। अहमद शाह का कार्यकाल 1748 से 1754 का माना जाता है। इसके कार्यकाल के दौरान इकोनॉमी जो थी, यानी कि मुगलों की जो आर्थिक स्थिति थी, वो सबसे कमजोर हो गई। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जाम में कि किस मुगल बादशाह के कार्यकाल के दौरान मुगलों की आर्थिक स्थिति सबसे खराब हुई, तो अहमद शाह के कार्यकाल में ये घटना हुई थी। अहमद शाह के कार्यकाल में एक और इंपॉर्टेंट घटना हुई कि अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में 1748 में पहली बार भारत पे आक्रमण किया, जो तत्कालीन भारत था उस पे अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह के कार्यकाल के दौरान आक्रमण किया। अब अगला आते हैं आलमगीर। जो नेक्स्ट मुगल बादशाह बने वो आलमगीर द्वितीय बने। 1754 से 1758 की घटना है, और इसके कार्यकाल के दौरान की जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना है वो बैटल ऑफ प्लासी, जो बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी और सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे उनकी हार हुई थी। तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 ये आलमगीर द्वितीय के कार्यकाल की घटना है, ये पूछा जाता है। अब अगला देखते हैं शाहजहां तृतीय। शाहजहां तृतीय जो है उसका कार्यकाल 1758 से 1759 का रहता है, और इसके कार्यकाल के दौरान भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट घटना नहीं हुई जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, इसलिए हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है शाह आलम द्वितीय, और इनसे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, 1759 से 1806 इनका कार्यकाल था। इनका जो रियल नेम है वो है अली गौहर, और ये काफी इंपॉर्टेंट है स्पेशली बिहार के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो बिहार में हुआ था। तो शाह आलम द्वितीय का रियल नेम अली गौहर हुआ। जब इनका राज्याभिषेक हुआ था बिहार में, उस वक्त इनका नाम अली गौहर ही था। जब ये मुगल बादशाह बने तो इन्होंने खुद को शाह आलम द्वितीय का उपाधि दिया या नाम दिया। तो शाह आलम द्वितीय काफी इंपॉर्टेंट है। इनके कार्यकाल के दौरान पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, जो कि मराठों और अफगान के बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें कि मराठों की हार हुई थी। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764, ये इनके कार्यकाल की काफी महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें कि शाह आलम द्वितीय मुगलों की तरफ से शुजाउद्दौला अवध और मीर कासिम जो कि बंगाल के निर्वासित गवर्नर या नवाब, ये तीनों एक तरफ, और ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में एक तरफ, और हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी इसमें। इसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, ये भी इनके कार्यकाल की घटना है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। तो ये तीनों जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट और काफी बार पूछे गए प्रश्न है ये शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में। एक और जो हमने मराठा पढ़ते वक्त देखा था कि शाह आलम द्वितीय पहले मुगल बादशाह बनते हैं जो कि अंग्रेजों का संरक्षण छोड़ मराठाओं का संरक्षण स्वीकार कर लेते हैं। ये पहले ऐसे मुगल बादशाह थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और शाह आलम द्वितीय ही पहले मुगल बादशाह थे जो कि पेंशन भोगी बने थे, पेंशनर बन गए थे अंग्रेजों के, क्योंकि इनके कार्यकाल के दौरान इलाहाबाद की संधि के बाद काफी सारे इनके अधिकार छीन लिए गए थे और इनको पेंशन पे जीवन निर्वाह करने का मजबूर कर दिया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अकबर द्वितीय। ये भी काफी कमजोर शासक थे। 1806 से 1837 इनका कार्यकाल था। इनके कार्यकाल के दौरान मुगलों के जो सिक्के थे, जो मुगलों का सिक्का होता था, उनका मिंटिंग भी बंद हो गया था। यानी कि मुगलों के सिक्के ढलने कब बंद हो गए थे, तो अकबर द्वितीय के कार्यकाल के दौरान। ये पूछा गया क्वेश्चन। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय, जिनको कि हम राजा राम मोहन राय एक सामाजिक सुधारक के नाम से जानते हैं, उनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने ही दी थी, और इसने इनको लंदन भेजा था अपना पेंशन बढ़वाने के लिए, सिफारिश करने के लिए, और उसी से पहले राजा की उपाधि राम मोहन राय को दी थी। ये अकबर द्वितीय इसीलिए इंपॉर्टेंट है।
आते हैं मुगल बादशाह, जो कि आखिरी मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। इनका जो कार्यकाल था ये 1837 से 1857 का था। ये एक उर्दू के शायर थे या कवि थे। इनको जो जफर उपनाम जो है इनका, ये इसी शायर का नाम था। ये जफर के नाम से ही कविताएं लिखा करते थे, शायरी लिखा करते थे। इनके कार्यकाल के दौरान भारत के इतिहास की काफी महत्वपूर्ण घटना या सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक 1857 की क्रांति हुई थी, जिसमें इनको ही नेता विद्रोहियों के द्वारा बनाया गया था। लेकिन ये चूंकि उस वक्त तक काफी बूढ़े हो चुके थे, इसलिए इन्होंने अपने सेनापति बख्त खान को नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंप दी थी। जब ये विद्रोह शांत हुआ, अंग्रेजों के द्वारा जब इस विद्रोह पे काबू पा लिया गया, तो बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके रंगून भेज दिया जाता है, जो कि वर्तमान म्यांमार का क्षेत्र है। इनको रंगून भेज दिया जाता है निर्वासित करके, और वहां पर 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से बहादुर शाह प्रथम से लेकर के बहादुर शाह द्वितीय तक जो भी मुगल बादशाह आए औरंगजेब के बाद, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि मुगलों की ख्याति जो है वो वापस से उस स्तर तक पहुंच सके जहां पे महान मुगल बादशाह अकबर हो या फिर शाहजहां हो, जहांगीर हो, औरंगजेब हो, इनके दौरान थी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल एकेडमिक विंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।